तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों अगर आज की कहानियां नहीं सुनी तो क्या सुना। आपको बता दूं कि हमारी आज की कहानियों में कई अलग अलग तरह की कहानियां मिक्स हैं। उम्मीद है आपको ये ज़रूर पसंद आएगी। बस अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं और पहली बार ही मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो जल्दी से चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑल पे कर लीजिए। साथ ही दोस्तों अगर आप ये चाहते हैं कि मैं आपकी कहानियों को अपनी आवाज़ दूं तो कहानियां सुनने के बाद आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मेरी आईडी है महेश आर्या यूट्यूबर। कहानियों के बाद मैं आपको वहीं मिलूंगा। तो दोस्तों बिना देरी किए जल्दी से अपने अपने हेडफोन लगाएं और शुरू हो जाएं मेरे यानी महेश के साथ। दोस्तों मेरा नाम पार्थजीत है। मैं असम का रहने वाला हूं। ये कहानी मेरे दोस्त और मेरे साथ घटी एक सच्ची घटना है। दोस्तों मेरा एक दोस्त जिसका नाम कल्याण है वो मेरे ही साथ नौकरी करता था और ये घटना साल 2020 में घटी हुई है। दोस्तों उन दिनों सर्दियों का मौसम था तो मैं अपने दोस्त के साथ में शिलोंग घूमने गया था। हम दोनों वहां पर कैंपिंग के इरादे से गए थे। उसी हिसाब से हम लोग कैंपिंग का सारा सामान लेकर गए हुए थे। फिर हमने वहां जाकर एक जगह टेंट लगाया और रात को खाना भी खुद ही बनाया। इसके बाद हम दोनों पार्टी करने लगे। जब पार्टी खत्म हुई तो हमने सोने का सोचा, पर जैसे ही हम लोग सोने की तैयारी कर रहे थे वैसे ही हमें एक वुल्फ की आवाज सुनाई दी। मगर उस वक्त हमने वो आवाज को इग्नोर कर दिया और स्पीकर में ब्लूटूथ कनेक्ट करके गाने लगा दिए। सब कुछ एकदम ठीक चल रहा था कि तभी किसी की पायल की आवाज हमारे कानों पर पड़ी। मुझे तो साफ सुनाई दे रहा था मगर मेरे दोस्त को कुछ भी सुनाई नहीं दिया। थोड़ी देर बाद मैंने अपने दोस्त से पूछा, यार मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे बगल वाले टेंट में कोई जोर जोर से सांस ले रहा है। दोस्तों मेरा दोस्त ये सब सुनकर हंसने लगा। मुझसे कहने लगा कि अरे भाई शायद तुम्हें नशा हो गया है, चलो अब सोते हैं। वो ये सब बोल ही रहा था कि तभी हमें किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। इसके बाद तुरंत हम दोनों ने मोबाइल की फ्लैश लाइट को जलाकर बाहर आकर इधर उधर देखने लगे। उसी वक्त मेरा दोस्त हाथ में एक मिसिंग ट्राइब का तलवार लेकर बाहर आ गया। फिर हम दोनों को थोड़ी दूरी पर एक पेड़ के पास सफेद सफेद सा कुछ नजर आया। हम दोनों उसकी तरफ उसे देखने के लिए बढ़ रहे थे पर वो अचानक ही कहीं गायब हो गया था। इसके बाद मेरे दोस्त ने आवाज लगाई। उसने कहा कि वहां पर कौन है, अगर हिम्मत है तो सामने आओ। दोस्तों इसके बाद जो हुआ वो सोचकर आज भी हमारी रूह कांप जाती है। उस वक्त अचानक से हवा चलने लगी। वो हवा ऐसी थी मानो कि जैसे किसी ने गर्म हवा मेरे दोस्त के शरीर के आर पार कर दी हो। साथ ही मुझे तो ऐसा महसूस होने लगा जैसे किसी ने मेरे बाल खींच दिए हो। इसके बाद हमारी पूरी रात जैसे तैसे बीत गई मगर एक तरफ हम दोनों ही रात भर सो नहीं पाए। सुबह के 4:30 बज चुके थे। हम लोगों ने सारा सामान पैक किया और चुपचाप अपनी पर्सनल गाड़ी की तरफ जाने लगे। गाड़ी में पहुंचकर हमने देखा कि गाड़ी के अंदर का बैक सीट किसी ने फाड़ दिया है। उस सीट को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने नाखून से खरोचा हो। उस वक्त हम दोनों इसलिए चौंक गए थे क्योंकि गाड़ी की चाबी तो हम लोगों के पास थी और साथ ही ये गाड़ी हमने लॉक भी की हुई थी। भला ऐसा कौन कर सकता है। खैर इसके बाद हमने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और एक गैराज में गए। वहां हमने मैकेनिक के पास से गाड़ी का सीट ठीक करवाया। इसके बाद हम लोग दुखी होकर गुवाहाटी चले गए। वहां पहुंचकर मेरा दोस्त अपने वर्क प्लेस में चला गया और मैं ठीक गुवाहाटी से अपने घर जाने वाला था क्योंकि मुझे टेंट का सामान भी तो वापस देना था। आते आते कांजीरंगा रोड पर मेरी गाड़ी बंद पड़ गई। फिर मैं गाड़ी से बाहर उतरा और सब कुछ चेक किया। गाड़ी तो मानो एकदम ठीक थी और मैं ये बात इसलिए इतनी हिम्मत से बोल रहा हूँ क्योंकि मैं एक ऑटोमोबाइल इंजीनियर हूँ। खैर इसके बाद मैंने अपने दोस्त को फ़ोन करने का सोचा मगर उसका कॉल लग नहीं रहा था। वैसे दोस्तों अक्सर कांजीरंगा के कई जगहों पर नेटवर्क की समस्या होती है पर काफ़ी कोशिशों के बाद मेरे दोस्त का फ़ोन कनेक्ट हुआ। मैं ठीक जैसे ही हेल्प मांगने की बात कहने वाला था
कि वैसे ही फोन कट गया और मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया। ये सब देखकर मैं काफी परेशान हो गया था, क्योंकि उससे पहले ही मैंने गुवाहाटी में अपना फोन फुल चार्ज किया था। दोस्तों, सोचने वाली बात है कि चार्ज खत्म होने का तो कोई चांस ही नहीं था। इसके बाद मैं भगवान जी से प्रार्थना करने लगा। इसके ठीक थोड़ी देर बाद मेरी गाड़ी स्टार्ट हो गई, मगर ठीक जो उसके ऊपर लाइट लगी हुई थी वो खराब हो गई थी। मैं जैसे तैसे हल्दीबारी मंदिर पहुंच गया। मुझे वहां पर एक बाबा मिले। उन्होंने मुझे देखकर सीधे ही बोल दिया कि तुम कहीं घूमने के लिए गए थे, वहीं से तुम दोनों पर एक प्रेत का साया लग गया है। ठीक जिस जगह पर तुम लोगों का टेंट था वो उस प्रेत की जगह है, इसीलिए आते समय रास्ते में तुम्हारी गाड़ी भी खराब हो गई थी। मैं तो यही कहूंगा कि तुम अपने दोस्त को लेकर वापस उस जगह जाकर माफी मांगो, वरना तुम दोनों को कोई भी नहीं बचा पाएगा। वैसे वो आत्मा एक अच्छी आत्मा है, इसीलिए तुम लोगों को इतनी दूर आसानी से जाने दिया। दोस्तों, इसके बाद मैंने अपने दोस्त को वहीं पर बुला लिया। तभी मेरे दोस्त ने बाबा जी के मोबाइल से अपने घर पर फोन किया। साथ ही उसने अपने घर वालों से मेरे घर वालों का नंबर लिया और फिर मेरे घर पर फोन करके उन्हें गुवाहाटी आने को कहा। इसके बाद दोस्तों, शिलोंग में जिस जगह पर हम दोनों ने टेंट लगाया था वहां पर हमने लाल चंदन का रंग और 2 तुलसी के पत्ते अगरबत्ती जलाकर वहां पर रख दिया। हम दोनों ने मिलकर एक साथ माफी मांगी। इसके बाद हम लोग वहां से चले गए। फिर दोबारा हम दोनों हल्दीबारी मंदिर उन बाबा जी से मिलने आए, लेकिन इस बार वो बाबा जी उस मंदिर में नहीं थे। वहां पर कोई दूसरे बाबा जी बैठे हुए थे। हमने उनसे तुरंत पूछा कि ऐसे ऐसे दिखने वाले बाबा जी यहीं रहते हैं, वो हमें किस समय मिल सकते हैं। हमारी बात सुनकर सामने बैठे बाबा ने उंगली से एक मंदिर के अंदर रहने वाले एक फोटो को दिखाया। उन्होंने हमसे पूछा कि क्या ये वही बाबा जी थे। हमने जवाब दिया, जी हाँ, ये वही बाबा जी हैं। फिर जब उन बाबा जी ने हमें जो बताया उसे सुनकर मेरी हालत खराब हो गई। उन्होंने बताया कि इन बाबा जी की तो 2003 में ही मृत्यु हो गई थी। दोस्तों, ये सुनते ही मेरे होश उड़ गए। इसके बाद बाबा जी ने हमसे पूछा कि तुम लोग जब यहाँ आए थे तब रात के कितने बज रहे थे। मैंने उनसे कहा कि बाबा जी, हमने ये नोट नहीं किया। बाबा ने बताया कि जिस समय तुम आए थे उस समय हम लोग इस मंदिर में कम ही रहते हैं। दोस्तों, इस घटना के बाद हम दोनों कभी भी बाहर ऐसे रहने नहीं गए। मुझे तो इस हादसे से ये सीख मिली है कि हमेशा कभी भी किसी भी जगह पर रहो तो पहले माफी मांग लो, हो ना हो हमारे साथ जो हुआ कहीं तुम्हारे साथ ना हो जाए। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थी पार्थजीत की कहानी। दोस्तों, आपको इनकी कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल मैं ले चलता हूं आपको हमारी आज की दूसरी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम महेंद्र है। मैं रायपुर छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूं और ठीक ये कहानी फरवरी साल 2020 की है। मेरा एक दोस्त है जिसका नाम जयप्रकाश है, जो कि स्कूल के समय से मेरे साथ पढ़ता था। वो बालाघाट मध्य प्रदेश का रहने वाला था, पर वो रायपुर में अपने नाना नानी जी के साथ रहकर पढ़ाई कर रहा था। वो ठीक पढ़ाई के साथ साथ छोटी मोटी नौकरी भी कर रहा था। तो ठीक अब बात है मेरे दोस्त जय की शादी की, जो कि बालाघाट में हो रही थी। उसने हम सभी दोस्तों को न्योता दिया हुआ था। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हो, जब जहां दोस्त की शादी की बात होती है तो वहां उसकी शादी में जाना कितना जरूरी हो जाता है, चाहे शादी के लिए कितना ही दूर क्यों ना जाना पड़े। ठीक उसी तरह मैं भी उसकी शादी में जाने के लिए काफी ज्यादा खुश था, भले ही उसकी शादी चाहे कितनी ही दूर क्यों ना हो। वैसे रायपुर से उसका गांव बालाघाट लगभग 280 किलोमीटर है। खैर, हम सबने सोचा कि वहां के लिए ट्रेन तो जाती नहीं और बस भी 3 बार बदलनी पड़ती है। इन सबसे अच्छा है कि हम सब रोड का मजा लेते हुए बाइक से ही जाएंगे। उस समय कुछ दोस्त तो जय के साथ ही यहाँ से 3 दिन पहले ही रायपुर से उसके गांव के लिए निकल गए थे। अब सिर्फ मैं और मेरा दोस्त बिट्टू ही बचे थे। हम दोनों जय की शादी से ठीक 1 दिन पहले सुबह 5 बजे बाइक से उसके गांव के लिए निकल पड़े। दोस्तों, जिस दिन हम जा रहे थे
उस दिन शनिवार का दिन था। हमने रास्ते से ही बाइक में फुल पेट्रोल भरवाया, जिसके बाद हम पूरा मजा लेते हुए आगे की ओर निकल पड़े। करीबन दोपहर के 2 बजे हम जय के घर पर पहुंचे, मगर हमने वहां पहुंचकर पाया कि जैसे ही हम वहां पहुंचे तो उसके घर पर सिर्फ उसकी बुआ ही मौजूद थी। फिर हमने उनसे जय और उसके बाकी घर वालों के बारे में पूछा। तब उन्होंने बताया कि जय और उसके परिवार वाले और उसके दोस्त सब लोग सगाई के लिए जय के घर से लगभग 60 किलोमीटर आगे किसी दूसरे गांव में गए हुए हैं। दोस्तों, मुझे तो बहुत तेज भूख लग रही थी। मैंने अपने दोस्त बिट्टू से कहा कि हम किसी होटल में खाना खाने चलते हैं। हम दोनों ने अपना बैग जय के घर पर रखा और एक अच्छा सा होटल ढूंढकर खाना खाने चले गए। जब हम खाना खाकर वापस जय के घर पर लौटे तो मेरे दोस्त बिट्टू का पेट खराब होने लगा। इसी बीच वो जय की बुआ से पूछकर फ्रेश होने के लिए चला गया, लेकिन मैं जय की छत पर बिल्कुल अकेले टहल रहा था। उस वक्त शाम के 5 बज चुके थे। इसी बीच मेरी नजर अचानक पड़ोस के घर पर पड़ी। दोस्तों, वहां पर जो मैंने देखा वो दृश्य देखकर मेरी हालत खराब हो गई थी। मैंने देखा कि एक बुजुर्ग बकरी की गर्दन को आरी से काटता हुआ उसका खून बर्तन में रख रहा था। वो ठीक उसके माथे पर टीका लगाकर आधे कटे हुए नींबू के साथ कुछ तो कर रहा था। वो दृश्य देखकर मैं इतना तो समझ गया था कि वहां पर जादू टोना हो रहा है। पर दोस्तों, वैसे मैं आपको बता दूं कि मेरे पिताजी ने मुझे काफी समय पहले ही बताया हुआ था कि कभी भी जिंदगी में ऐसा कुछ देखने को मिले तो वहां से तुरंत चले जाना चाहिए, क्योंकि पिताजी को इस बारे में पूरी जानकारी थी। इसके बाद मैंने नीचे जाकर बिट्टू को सब कुछ बताया जो कि मैं देखकर आया हुआ था। मैंने उसे रायपुर वापस चलने को बोला, क्योंकि दूसरी बात, हम दोनों वहां पर अकेले भी तो थे। मुझे तो काफी अजीब लग रहा था, परंतु बिट्टू ने वापस रायपुर जाने से साफ इनकार कर दिया। मेरे काफी बोलने के बाद भी वो नहीं माना। दोस्तों, मुझे अकेले ही वहां से रायपुर के लिए निकलना पड़ा। सच कहूं तो उस वक्त मेरा पूरा शरीर थक चुका था, क्योंकि सुबह के 5 बजे से हम दोनों रायपुर से चले थे और रास्ते में बिना रुके जय के घर 2 बजे तक बाइक मैं ही चला कर लाया था। और जब तक मैं वापसी के लिए निकला तब शाम के 5:30 बज चुके थे। मुझे बस गूगल मैप के भरोसे ही रायपुर तक पहुंचना था। जैसे तैसे 60 किलोमीटर दूर लांझी तक पहुंचा ही था कि अचानक मेरे सामने एक पेड़ गिर गया। उस जगह पर इतना ज्यादा अंधेरा हो रखा था कि मैं खुद के हाथ तक नहीं देख पा रहा था। ऊपर से घना जंगल। और दोस्तों, जिस लांझी गांव की मैं बात कर रहा हूं वह असल में नक्सलियों का गांव था, और ये बात मुझे पहले पता नहीं थी। उस पेड़ के गिरने के बाद मैंने अपनी बाइक रोक दी। तभी कोई वहां आकर मेरी बाइक की चाबी निकालकर मेरे बैग को चेक करने लगा। वो कोई और नहीं बल्कि नक्सली थे। उनके हाथों में बंदूक और धारदार चाकू था। ये सब मैं इसीलिए देख पा रहा था क्योंकि उन्होंने मेरी तरफ टॉर्च की लाइट लगा रखी थी। उस वक्त मैं काफी ज्यादा डर गया था। मैं ये सोचने लगा था कि आज तो मेरा आखिरी दिन है। इसी बीच अचानक एक बुजुर्ग जो उनमें से एक था, उसने मुझसे पूछा कि मैं कौन हूं और कहां से आया हूं। मैंने उन्हें सारी बात बता दी। दोस्तों, यकीन मानो, उसने मुझे वापस बाइक मोड़कर आम गांव और देवरी गांव होते हुए रायपुर जाने को कहा। दोस्तों, उसकी बात सुनकर मैंने तुरंत हामी भरी। मैं काफी डरा होने की वजह से मैंने उन्हीं से आगे रायपुर जाने का रास्ता पूछ लिया था। पूरे रास्ते जंगल के बीचों बीच मैं अकेला बाइक चलाते हुए आगे बढ़ता गया। साथ ही एक बात आपको और बता दूं कि वहां की ठंड जान लेने वाली ठंड थी। मैंने हाथों में ग्लव्स और सर पर कैप और उसके ऊपर हेलमेट पहना हुआ था, पर फिर भी मुझे काफी ठंड लग रही थी। उस घनघोर जंगल के रास्ते से तो मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं कभी इससे बाहर नहीं निकल पाऊंगा। पर दोस्तों, मैंने हिम्मत दिखाई और अपने दोस्त को फोन किया। मैंने उसे सारी बातें बताई। उसने मुझसे कहा कि फोन मत काटना, तुम मुझसे बस बात करते रहो। मैंने अपने दोस्त को रात 9 बजे फोन किया था। फिर मैं पूरे रास्ते बाइक चलाते हुए आगे क्या क्या हो रहा है उसे सब बता रहा था। इसके बाद मैं रात के 1 बजे हाईवे पर पहुंचा। तब जाकर कहीं मेरी जान में जान आई। फिर मैं डोंगरगढ़ के पहाड़ को क्रॉस करके राजनांद गांव पहुंचा
वहां पर मैंने अपने लिए कुछ खाने का ढूंढा, पर उस वक्त पूरी रोड एकदम खाली थी, मानो कर्फ्यू लगा हो। मैंने शाम के 5:30 बजे से लगभग 280 किलोमीटर तक गाड़ी चला ली थी। मैं काफी थक चुका था। अब मेरे अंदर इतनी भी ताकत नहीं थी कि आगे और गाड़ी चला सकूं, मगर मुझे पता था कि अगर मैंने एक बार बाइक रोक दी तो मैं घर तक नहीं पहुंच पाऊंगा। अब मेरा सफर 70 किलोमीटर का रह गया था। इसके बाद मैंने जैसे तैसे हिम्मत की और ठीक रात के 3:30 बजे मैं अपने घर पहुंच गया। घर पहुंचते ही मैंने हाथ मुंह धोकर किचन में रखा ठंडा खाना खाया, क्योंकि मुझे उस वक्त काफी भूख लगी थी। मेरे अंदर खाना गर्म करने की हिम्मत नहीं थी। दोस्तों, मैं आप सभी को बस यही मैसेज देना चाहता हूं कि जिस रास्ते के बारे में आपको पता नहीं होता तो उस रास्ते से आप अकेले तो बिल्कुल ना जाएं। वैसे जो गलती मैंने की है वो आप बिल्कुल ना करें, क्योंकि हर किसी की किस्मत हमेशा अच्छी नहीं रहती। बस यही थी मेरी ये कहानी। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थी महेंद्र की कहानी। दोस्तों, हालांकि इनकी कहानी में कोई भूत वगैरह तो सामने नहीं आया, मगर दोस्तों इन्होंने जो मैसेज दिया वो मेरे और आप सभी के लिए बिल्कुल जायज है। हर बार कहानियों में भूत हो वही डरावना नहीं होता। कई बार तो जिंदा इंसान भी इंसान को डरा देते हैं। बाकी दोस्तों, आपको इनकी कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तब तक मैं ले चलता हूं आपको हमारी आज की तीसरी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम संघर्ष है। मैं पुणे के हडपरस एरिया का रहने वाला हूं। दोस्तों, ये किस्सा आज से 3 साल पहले का है। मेरी एक गर्लफ्रेंड थी, उसका नाम अनामिका था। दोस्तों, सबसे दुखद बात तो ये है कि अब वो इस दुनिया में नहीं है। बात दरअसल ये है कि एक दिन अनामिका अपनी गाड़ी से घर जा रही थी। सामने एक ट्रक वाले ने उसे टक्कर मार दी, जिस वजह से वो काफी बुरी तरह से जख्मी हो गई। वो लगभग 4 दिन तक हॉस्पिटल में मौत को जूझती रही, लेकिन ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था। 5वें दिन उसकी मौत हो गई। साथ ही दोस्तों, आप ये जानते ही हैं कि ऐसी दुखद बातें सुनकर किसी का भी बुरा हाल हो जाएगा, और खासकर तब जब हमारे किसी खास जो हमारे दिल में रहता हो उसके साथ ऐसा कुछ हो जाए। ठीक इसी तरह दोस्तों, मुझे भी ये बात सुनकर ऐसा लगने लगा कि जैसे ऊपर वाले ने मेरी दुनिया ही मुझसे छीन ली हो। इसके बाद मैं हर वक्त उसे याद करता था। उसकी यादें मुझसे एक पल के लिए भी दूर नहीं होती थी। किसी न किसी रूप में मुझे उसकी याद सताती रहती थी। यहाँ तक कि मैं उसकी यादों में इतना खोया हुआ था कि मैंने खाना पीना भी छोड़ दिया था। दोस्तों, अनामिका की मौत के तीसरे दिन जब मैं रात को सिगरेट पी रहा था तो हमारी छत पर मुझे एक सफेद रोशनी दिखाई दी। पहले तो मुझे थोड़ा डर लगा, फिर मैंने थोड़ी हिम्मत दिखाई और आगे जाकर पास से देखने की कोशिश की। मुझे ठीक उस रोशनी में एक चेहरा दिखाई दे रहा था। जब मैंने गौर से देखा तो वो मेरी अनामिका ही थी। दोस्तों, उसने मुझसे बात की। उसने मुझसे कहा कि तुम अपनी हालत मत खराब करो, क्योंकि अगर तुम्हें कुछ हुआ तो मेरी आत्मा को भी कभी शांति नहीं मिलेगी। तुम अपना ख्याल रखो, और जब तक तुम ठीक नहीं होते, किसी अच्छी लड़की से शादी नहीं कर लेते, तब तक मेरी आत्मा ऐसे ही भटकती रहेगी। वहीं दूसरी तरफ अनामिका को अपने सामने देखकर मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे, जो कि रुक नहीं रहे थे। जब अनामिका ने अपनी बात पूरी कर ली, उसके बाद वो मेरे कुछ कहने से पहले ही अचानक गायब हो गई। उस दिन के बाद से वो मुझे हर रोज कहीं ना कहीं नजर आती रहती थी। कभी मुझे देखकर हंसती थी तो कभी मुझे देखकर दुखी हो जाती। ऐसे ही कई दिन बीत गए। फिर एक दिन ऐसा आया जब मैंने अपने घर वालों की पसंद से शादी कर ली। शादी की रात को मैंने आखिरी बार अनामिका को देखा। वो सच में इस शादी से बेहद खुश थी। वो मुझे पीछे आने का इशारा करते हुए छत की तरफ चली गई। इसी बीच उसने मुझसे कहा कि अब मैं हमेशा के लिए जा रही हूं, तुम अपना ख्याल रखना और हमेशा अपनी जिंदगी में खुश रहना। दोस्तों, सच में उसकी बातें सुनकर मैं बहुत ज्यादा रोने लगा। मेरे रोने की आवाज सुनकर मेरे घर वाले छत पर आ गए। उन्हें लगा कि शायद मैं शादी से खुश नहीं हूं, पर जब मैंने उन्हें अनामिका के मौत से लेकर अब तक का सारा किस्सा बताया तो मेरी ये बातें सुनकर
मेरे घर वालों के साथ साथ मेरी पत्नी भी रोने लगी। वैसे उस दिन से आज के दिन तक वो मुझे कभी नहीं दिखी, लेकिन मेरे दिल में उसके लिए आज भी उतनी ही इज्जत और प्यार है। बस यही थी मेरी छोटी सी कहानी। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थी संघर्ष की कहानी। हालांकि इन्होंने अपने नाम के साथ साथ वाकई अपनी जिंदगी में काफी संघर्ष किया है। मैं दुआ करूंगा कि आगे आने वाले दिन आपके बेहद अच्छे दिन हो। बाकी आपकी ये कहानी काफी इमोशनल और दिलचस्प थी। उम्मीद करूंगा कि आपकी ये कहानी और लोगों को भी पसंद आए। तब तक मैं ले चलता हूं आपको हमारी आज की चौथी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम राहुल है। मैं गांव बढ़िया चौक, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। दोस्तों, ये बात अभी हाल फिलहाल की ही है। मेरे गांव में रात के 8 बजे के बाद बहुत ही ज्यादा सन्नाटा छा जाता है। 4 साल पहले मेरे चाचा चाची के 3 बच्चे थे। तीनों लड़कियां ही थी, जिसमें से 2 की मृत्यु हो गई थी और एक तो पैदा होते ही मर गई थी। अभी हाल में ही मेरी भाभी जी को बहुत ही बुरा सपना आया था। वो मेरी चाची जी के रूप में उनको दिखाई देने लगा। मेरी भाभी का पूरा शरीर काम नहीं कर रहा था और ठीक मेरी चाची हंस रही थी, लेकिन मेरी भाभी देखने के सिवाय कुछ भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि अब उनका शरीर जकड़ रखा था। फिर उन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया कि ऐसी ऐसी बात मेरे साथ हुई है। तो मैंने उनसे कहा कि मजाक में ऐसा होता है, सपना होगा, कहीं आप सीने पर हाथ रखकर सो गई होगी, शायद इसीलिए ऐसा हो सकता है। दोस्तों, उस वक्त मुझे उनकी बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। पर ठीक इसी के अगले दिन एक घटना और हुई। एक लड़की रात को 12 बजे आई और उसने मेरी भाभी को पीछे से पकड़ लिया था। जब मेरी भाभी को होश आया तो उन्होंने मुझे फिर फ़ोन करके बोला कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। तब मैंने उनसे कहा कि आप एक काम करो, सुबह मंदिर चले जाना। इसके बाद वो मंदिर जाकर आई। मंदिर जाने के बाद एक दिन का आराम हुआ। फिर दूसरे दिन वो लड़की भयानक रूप में आई। उस वक्त भाभी की आवाज़ नहीं निकल रही थी, वो बिस्तर में ही छटपटाने लगी। फिर मुझे अगली सुबह फ़ोन आया। वो मुझे बताने लगी कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। मैंने उनसे कहा कि सोखा के पास चले जाओ। मेरे गांव में बहुत पुराने एक दशरथ बाबा नाम के सोखा है। वो हर संडे को जोगबीर बाबा जी के स्थान पर काली शक्तियों को दूर भगाते हैं। इसके बाद मेरी भाभी संडे को उनके पास गई। तब बाबा जी ने उन्हें बताया कि तुम्हारे घर में जिस बच्ची की 4 साल पहले मौत हुई थी, वही तुम्हें बार बार परेशान कर रही है। क्या तुम्हारे घर में देवस्थान नहीं बना है, इसीलिए उसको तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया गया है। दोस्तों, फिर यही वाकया मेरी छोटी चाची जी के साथ भी घटा। वो उनके सामने भी आई और चीख कर थप्पड़ मार के उन्हें रात के 1 बजे चली गई। फिर हमने उस सोखा बाबा जी के पास जाकर उन्हें सब कुछ बताया। तब जाकर कहीं उन्होंने हमारी चाची और भाभी को एक ताबीज़ बनाकर दिया। दोस्तों, तब से वो लड़की रात में हमें नहीं दिखाई देती। बस इतनी ही थी ये कहानी। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थी राहुल की कहानी। दोस्तों, हमारी आज की ये कहानियों की सीरीज बिल्कुल अलग है। मैं तो यूँ कहूँगा कि आपको आज नई नई कहानियों का अनुभव होगा। और अगर आप मेरी आवाज़ यहाँ तक सुन चुके हैं तो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। बाकी इसी तरह मैं ले चलता हूँ आपको हमारी आज की अगली कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम शिवा है। मैं जमशेदपुर के बिरसा नगर जोन नंबर 6 का रहने वाला हूँ। और आज जो कहानी मैं आप सभी को सुनाने जा रहा हूँ वो मेरी नानी जी के साथ घटी हुई एक सच्ची घटना है। दोस्तों, ये बात काफ़ी साल पुरानी है। सन 1968 की बात है। उस वक्त मेरी नानी की उम्र करीबन 13 साल की रही होगी। मेरी नानी जी धनबाद में रहती थी। नानी जी बताती हैं कि उनकी सहेलियां और वो खेलने के लिए गांव के एक पेड़ के पास जाया करती थी, क्योंकि उस पेड़ पर झूला लगा हुआ था। वो लोग पूरा दिन उस पर झूलती रहती थी। उस वक्त तक गांव में किसी को कुछ भी पता नहीं था कि उस पेड़ पर किसी आत्मा का भी वास है। वैसे तो वो वहां पर कितने समय से खेल रही थी। फिर एक दिन की बात है, मेरी नानी जी और उनकी सहेलियां सभी उस पेड़ पर झूला झूल रही थी कि अचानक उन्हीं की एक सहेली नहा धोकर आई और आते ही झूले में बैठकर झूला झूलने लगी। थोड़ी देर बाद एकदम ही
वो अपने बाल खोलकर जोर जोर से हंसने लगी। फिर थोड़ी देर बाद मेरी नानी जी ने कहा कि अब तुम झूले से उतर जाओ, अब हम सबकी बारी है। लेकिन वो लड़की बोलने लगी कि नहीं, ये झूला मेरा है और मैं किसी को भी नहीं झूलने दूंगी। दूसरी लड़कियों ने उसे झूले से उतारने की कोशिश की, लेकिन तभी उस लड़की ने एक लड़की को जोर से थप्पड़ मार दिया और वो काफी दूर जाकर गिरी। वो ठीक वहीं पर बेहोश हो गई। फिर सभी लड़कियां उस लड़की को उठाकर घर ले गई और उसके घर वालों से पूछने पर उन्हें सब कुछ बता दिया। फिर उसके घर वालों ने बिना देर किए एक पंडित जी को बुलाया और उसी पेड़ के पास ले गए। जैसे ही पंडित जी ने उसे देखा तो उन्होंने बताया कि इसके ऊपर किसी का साया है। वो लड़की फिर से उस झूले में बैठ गई। पंडित जी ने उसे झूले से उतरने को कहा, मगर उसने जवाब दिया कि मैं इस झूले से नहीं उतरूंगी क्योंकि यही मेरा घर है। इसके बाद पंडित जी ने कुछ मंत्र पढ़े और इसी बीच लड़की के अंदर जो था उसने कहा, पंडित तुझे जो करना है कर ले, मगर मैं इस लड़की के शरीर को अब छोड़ने वाला नहीं हूं। पंडित ने कहा, अरे तू इस बच्ची को छोड़ दे, इस बच्ची ने तेरा क्या बिगाड़ा है। उस आत्मा ने कहा कि ये लड़की जब यहाँ झूला झूलने आई थी तो काफी सज धज के आई थी, जिसके कारण मैं इसकी ओर आकर्षित हो गया और अब मैं इसे अपने साथ लेकर जाऊंगा। पंडित ने कहा कि मैं भी देखता हूं कि तू मेरे होते हुए इस बच्ची को कैसे लेकर जाता है। पंडित ने उस लड़की के परिवार वालों और मेरी नानी जी से कहा कि तुम सब लोग इस जगह से दूर रहो। इसके बाद पंडित और आत्मा का आमना सामना हुआ। कभी पंडित जी जमीन पर गिरते तो कभी वो पिशाच, पर पंडित जी किसी तरह उससे अपने आप को बचा लेते। पंडित ने किसी तरह पिशाच को उसी पेड़ पर बांध दिया, जिसके बाद वो उस लड़की को उसके घर पर ले गए। फिर उस लड़की के हाथ में मंत्रों से बंधा हुआ धागा बांधा, साथ एक ताबीज भी दिया और उनसे कहा कि मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन तुम इस ताबीज को कभी अपने गले से मत उतारना। दोस्तों, इसके 2 दिन बाद खबर आई कि उस पंडित जी की मौत हो गई है। फिर सभी गांव वाले बोलने लगे कि पंडित जी ने अपनी जान देकर उस लड़की की जान बचाई है। यही सब सोचकर गांव वालों ने पंडित जी के नाम से उसी पेड़ के पास एक छोटा सा मंदिर बनवा दिया। वैसे तब से लेकर अब तक उस पेड़ से किसी को भी कोई भी दिक्कत नहीं हुई है। बस यही थी ये कहानी। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थी शिवा की कहानी। दोस्तों, आपको बता दूं कि इन्होंने हमारे चैनल के लिए 1 नहीं 2 नहीं बल्कि कई सारी कहानियां भेजी हैं। मैं शिवा का दिल से धन्यवाद करता हूं। साथ ही मैं ले चलता हूं आपको हमारी आज की अगली कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम विनय है, मैं सूरत का रहने वाला हूं और आज जो कहानी मैं आप सभी को सुनाने जा रहा हूं वो मेरे साथ घटी एक सच्ची घटना है। दोस्तों, ये बात आज से कुछ महीने पहले की है, जब मेरे बोर्ड एग्ज़ाम ख़त्म हुए ही थे। उस वक्त मेरे मन में आया कि क्यों ना मैं कुछ पैसे कमाऊं। इसीलिए मैंने अपने पिताजी से कहीं पर काम करने की परमिशन मांगी। उन्होंने मुझे सख्त मना कर दिया। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं किस लिए कमा रहा हूं, तुम अभी ये सब मत सोचो, बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। वैसे दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि मेरे पिताजी जिस कंपनी में प्लांट इंचार्ज हैं और साथ ही वो काफ़ी खुले दिल के हैं, उन्होंने मुझसे बस इतना ही कहा कि अगर कुछ करना ही है तो तुम कंप्यूटर कोर्स कर लो। मगर मेरे पास सीसीसी और टैली का सर्टिफिकेट था, इसीलिए मैंने पिताजी से कहा कि मुझे कंप्यूटर कोर्स की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितना मुझे कंप्यूटर के बारे में जानना चाहिए उतना तो मुझे पता है। इसके बाद मैंने 2-3 दिन तक घर के काफ़ी सारे नियमों को तोड़ा। वैसे भी घर पर काफ़ी नियम बने हुए हैं जो कि हमारे परदादा जी के समय से चलते आ रहे हैं, जैसे कि सुबह 6 बजे के बाद कोई भी नहीं सो सकता और घर में कोई ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं करेगा, चाहे वो कोई भी हो। साथ ही घर पर मांगने वाले व्यक्ति को कोई खाली हाथ नहीं लौटाएगा। बस दोस्तों, इसी तरह के कुछ नियम थे जो हम सबको फॉलो करने पड़ते थे। मुझे नियम तोड़ता देख मेरे पिताजी ने मुझे समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि क्या हुआ, तुम अपनी समस्या मुझे बताओ। मैंने देरी ना करते हुए कहा कि मुझे भी पैसे कमाने हैं। मेरी बात सुनने के बाद उन्होंने मुझसे कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, कल से तुम मेरे साथ कंपनी में चलना। पिताजी की बात सुनकर मैं काफ़ी खुश हो गया था।
इसके अगले दिन जब मैं कंपनी में गया तो मुझे सारा काम समझा दिया गया था, जैसे कि प्लांट में जितना भी प्रोडक्शन हुआ है उसका हिसाब नोट करना और ठीक हमारे पास स्टॉक में कितना माल है उसका हिसाब रखना। फिर सारा हिसाब करने के बाद कंप्यूटर में एंट्री करना। उन्होंने मुझे हर महीने 17,000 रुपये की सैलरी पर रख लिया था। इसके बाद 3 या 4 दिन तक सब कुछ ठीक चल रहा था। एक दिन मेरा काम पूरा नहीं हुआ। मुझे ऑफिस में रात के 8 बज गए थे। फिर मेरे पिताजी का मेरे पास फ़ोन आया तो उन्होंने मुझसे बोला कि अभी तक घर क्यों नहीं आया। मैंने उन्हें जवाब दिया कि मेरा काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है, काम पूरा होते ही मैं घर के लिए निकल जाऊंगा, आप परेशान मत होइए। वैसे भी मामा जी का लड़का वो तो मेरे साथ ही है। दोस्तों, मेरे मामा जी का लड़का भी उसी कंपनी में काम करता है। वो वहाँ पर मशीन ऑपरेटर है, इसीलिए वो अक्सर देर तक कंपनी में ही रहता है। उस वक्त मामा जी का लड़का मेरे ही साथ बैठा हुआ था। जब मैंने घड़ी में समय देखा तो रात के 10 बज गए थे, लेकिन मेरा काम अभी भी पूरा नहीं हुआ था। इसके बाद मैंने घर पर फ़ोन किया और पिताजी से कहा कि सर, मैंने यहीं पर खाना खा लिया है और अब मैं यहीं पर सोऊंगा। मैं ऑफिस में पिताजी को सर कहकर पुकारता था और कई बार तो घर पर भी सर ही बोल देता हूँ। मेरी बात सुनकर पिताजी ने कहा, ठीक है। मेरे मामा जी का लड़का तो वहीं ऑफिस में लगे सोफे पर सो गया। फिर मैंने समय देखा तो रात के 11:30 बज चुके थे और मेरा काम भी लगभग पूरा हो गया था। फिर मैं सोने से पहले वॉशरूम करने के लिए ऑफिस से बाहर गया। हमारे ऑफिस में स्टाफ का टॉयलेट थोड़ा अलग था, जो कि फर्स्ट फ्लोर पर था, और वर्कर्स का टॉयलेट अलग था, जो कि ग्राउंड फ्लोर पर है। पर मेरा रूम ग्राउंड फ्लोर पर था, इसीलिए मुझे बाहर से निकलकर फर्स्ट फ्लोर पर जाना था। और फिर मेरा मन भी नहीं करता था ग्राउंड फ्लोर के टॉयलेट इस्तेमाल करने का, क्योंकि उसमें लोग सफाई नहीं रखते थे। फिर मैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ जाने लगा। फर्स्ट फ्लोर पर भी ऑफिस ही था, पर वहाँ कोई प्लांट रूम नहीं था। मैं जैसे ही ऊपर पहुँचा तो हर तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। मैंने सबसे पहले कॉरिडोर की लाइट जलाई और सीधा वॉशरूम की तरफ जाने लगा। जब मैंने वॉशरूम के अंदर अपने कदम रखे ही थे कि मैंने देखा कि जो बीच वाली लाइट थी वो बार बार ऑन ऑफ हो रही थी। वैसे तो दोस्तों, मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि मैं भगवान शिव जी का भक्त हूँ। मैं रोज़ उनकी पूजा नियमानुसार करता हूँ। मेरे लिए वो भगवान बाद में है, पहले वो मेरे साथी हैं, जो कि हर वक्त हर जगह मानो मुझसे यही कहते हैं कि तू डरता क्यों है, मैं तेरे साथ हूँ। दोस्तों, मैं वॉशरूम करके हाथ धो ही रहा था कि तभी अचानक से वॉशरूम का जो मेन दरवाज़ा था वो अपने आप ही बंद हो गया। यहाँ पर मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। मुझे लगा कि ये असामान्य घटना तो नहीं है, क्योंकि जिस तरह से वो दरवाज़ा बंद हुआ है उस तरह से होना असंभव ही था, क्योंकि उस वक्त वहाँ पर ना तो कोई हवा चल रही थी और ना ही किसी की मौजूदगी थी। मैं जल्दी से दरवाजे की तरफ बढ़ा कि तभी वॉशरूम की सारी लाइटें अचानक से बंद हो गई। मैं तभी समझ चुका था कि ये किसी अदृश्य शक्ति के होने का संकेत है। मैं उस वक्त किसी भी मंत्र का उच्चारण नहीं कर सकता था, क्योंकि उस वक्त मैं वॉशरूम में खड़ा था। लेकिन दूसरे ही पल मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने ठंडे हाथ मेरी पीठ पर रख दिए हो। ठीक उसी पल में सब कुछ ठीक हो गया। फिर मैंने सोचा, ये जो कुछ भी था मुझे नुकसान तो नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि मैं हर रोज़ शिव कवच का पाठ पढ़ता हूँ। मगर उसी समय जो वॉशरूम की आखिरी लाइट थी उसका बल्ब अपने आप टूट गया। जब वो बल्ब टूटा तो मैंने दरवाज़ा खोलने का प्रयास किया, लेकिन ऐसा लग रहा था कि किसी ने दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया हो। इसके बाद मैंने सभी नियमों को तोड़ के भगवान नरसिंह के वैदिक मंत्र का जाप ऊंचे स्वर में करने लगा। दोस्तों, मगर देखते ही देखते वहाँ की 2 लाइटें और टूट के नीचे गिर गई। इसके बाद मुझे घबराहट होने लगी। सोचा कि क्यों ना ये दरवाज़ा ही तोड़ा जाए। फिर मैंने महाकाल का नाम बहुत ज़ोरों से लेते हुए पूरी ताकत के साथ उस दरवाजे को धक्का मारा। पर दोस्तों, मैं दरवाजे के साथ कॉरिडोर में जाकर गिरा, क्योंकि वो दरवाज़ा प्लास्टिक का था। पर अब मैं पूरी तरह से सुरक्षित था। इसके बाद मैंने अपनी हिम्मत जुटाई और वहीं पर बैठ गया। मैं ये देखना चाहता था कि अब मेरी रक्षा करने के लिए महाकाल आते हैं कि नहीं। मैं वहाँ बैठकर वहीं गाना गाने लगा, जो कि अपने घर में पूजा के समय गाया करता था। हो न हो इसके बाद महाकाल आए
एक ठंडी हवा का झोंका मुझे छूकर निकल गया। मुझे महसूस हुआ जैसे मुझे मेरे महाकाल ने छुआ हो, पर मैं फिर भी कीर्तन वाला गाना गाता रहा। मुझे वहां बैठे 10 मिनट हो गए थे। इसके बाद धीरे धीरे सारी लाइटें जैसी थी वैसी ही हो गई। फिर मैंने देखा कि वॉशरूम के अंदर से एक काली सी परछाई, जिसका आकार एक गोले जैसा था, वो ठीक बहुत तेजी से भागता हुआ हमारी फैक्ट्री के स्टोर रूम की तरफ गया। इसके बाद मैं वहां से उठा और नीचे चला गया। नीचे जाने के बाद मेरे मामा जी का लड़का मुझे ही ढूंढ रहा था। फिर मैंने उसे बताया कि मैं ऊपर वॉशरूम करने गया था। मैंने उसे ठीक आगे के बारे में सब कुछ बताया। उसने मुझसे कहा कि तुम बकवास मत करो, मैं 2 बार तुम्हें टॉयलेट में चेक करके आया हूं, लेकिन मुझे तुम कहीं भी दिखाई नहीं दिए। मैंने दोबारा उसे सारी बात बताई और ठीक अगली सुबह जब मेरे पिताजी ऑफिस आए तो उन्हें भी सब कुछ बताया। लेकिन दोस्तों, सोचने वाली बात तो ये थी कि ये सारी घटना ऑफिस में लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड ही नहीं हुई। उसके अनुसार बस यही दिखाई दे रहा था कि मैं टॉयलेट के अंदर गया और 5 मिनट के अंदर बाहर आ गया। पर दोस्तों, जितना समय मैंने उस अदृश्य शक्ति के साथ बिताया, वो समय न जाने कहाँ चला गया। मैंने वॉशरूम के बाहर कीर्तन किए, वो दृश्य भी कहाँ था नहीं मालूम। जो लाइटें टूटी, वो सब कुछ कहाँ है कुछ नहीं पता। मेरे बताने पर सबका यही कहना था कि तुमने ध्यान नहीं दिया होगा, ये लाइटें पहले से ही टूटी हुई थी। दोस्तों, फिर जब मैं घर गया तो मैंने देखा कि मंदिर में रखी मेरी रुद्राक्ष की माला अपने आप टूट गई थी। शायद मेरे ऊपर जो संकट था वो मेरी माला ने हर लिया। मेरा तो यही मानना है कि शिव के रक्षा कवच ने मेरी रक्षा की है, तभी तो वो आत्मा मुझे एक खरोच तक नहीं पहुंचा पाई। बाकी दोस्तों, उस दिन के बाद से मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब न जाने आपको ये कहानी कैसी लगेगी, मुझे नहीं मालूम। बस मेरे आखिरी के शब्द यही हैं कि अगर वो है तो सब कुछ संभव है। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थी विनय की एक जबरदस्त कहानी। दोस्तों, इस कहानी में उन्होंने ऊपर वाले की पूरी शक्ति का अनुभव करवाया है। हालांकि मैंने अक्सर सुना है कि जो इंसान जिस चीज पर ज्यादा विश्वास करता है, अक्सर उन्हीं के साथ ये सब कुछ होता है। आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अभी समय है हमारी अगली कहानी का। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम सचिन है, मैं धनबाद झारखंड का रहने वाला हूँ। दोस्तों, ये कहानी मेरे एक पड़ोसी के साथ घटी एक सच्ची घटना है। ये बात 2014 की है। हमारे घर के बगल में एक पड़ोसी रहते थे जिनके साथ हमारी काफ़ी अच्छी बनती थी। उनके परिवार में माँ, पिताजी और उनकी 3 बेटियां और 2 बेटे थे। उन लोगों को किसी दूसरे क्वार्टर में शिफ्ट कर दिया गया और जहाँ पर उन्हें घर मिला हुआ था वहाँ पर कोई और घर नहीं था। उनको 2 BHK वाला घर मिला था। उस घर के अंदर काफ़ी पुरानी पर सुंदर वुडन की एक ड्रॉर थी, उस पर मिरर भी लगा हुआ था। फिर वो लोग वहाँ शिफ्ट हो गए। हम लोगों ने भी सामान पहुँचाने में उनकी काफ़ी मदद की। उनका वो क्वार्टर जंगल के आसपास में था। हम लोग कभी कभी वहाँ उनसे मिलने भी जाते थे, पर हमें वहाँ जाने में अक्सर डर लगता था। मगर अंकल जी को इन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। तो दोस्तों, जिस कमरे में वो ड्रॉर था, उस कमरे में उनकी छोटी बेटी जिसका नाम चिंकी था, वो उसको मिला था। पर एक दिन स्कूल में वो अचानक से टीचर को मारने लगी। उसने टीचर को इतनी तेज धक्का दिया कि उनकी हड्डी तक टूट गई थी। इसके बाद सब उसे जैसे तैसे घर लेकर आए। घर पर आने के बाद वो अक्सर सोई रहती थी। फिर उसके घर वालों ने उसे डॉक्टर को भी दिखाया। उन्हें भी कुछ भी समझ नहीं आया। फिर एक दिन अमावस की शाम अचानक वो उठ गई और सीधे घर से बाहर की तरफ जाने लगी। लेकिन उसकी माँ दरवाजे की आवाज़ से जाग गई। वो अपनी बेटी को इस हालत में देखकर जल्दी से उसके पास गई और उसे अंदर कमरे में ले जाकर बंद कर दिया। पर ठीक जब उसकी माँ ने उसकी आंखें देखी तो वो उस वक्त पूरी तरह से ऊपर की ओर थी। देखकर ऐसा लगता था कि मानो आंखों की पुतली दिखाई नहीं दे रही थी। इसके बाद उसके घर के सभी लोग जाग गए। उस वक्त उसको ऐसा देखकर सब डर गए थे। फिर उसके पिताजी एक पंडित जी को बुलाकर लाए। जब पंडित जी घर में आए
तो उन्होंने घर के अंदर पांव रखते ही कुछ नेगेटिव महसूस किया और वो तुरंत घर के बाहर चले गए। बाहर जाकर वो कहने लगे कि ये घर सही नहीं है, तुम लोग इस घर से चले जाओ। मगर दोस्तों, उनके पास जाने को कोई और जगह नहीं थी, इसीलिए वो लोग वहीं रहे। फिर दिन बीतते गए। चिंकी दिन प दिन कमज़ोर होती चली गई। उसने खाना पीना छोड़ दिया था। फिर एक दिन दी के पापा को पंडित जी ने अपने पास बुलाया। तब जाकर उन्होंने बताया कि वो घर जहाँ वो रहते हैं, उस घर में 2 औरतों की लाश गड़ी हुई है, जो कि ठीक उस ड्रॉर वाले कमरे के नीचे है। और तो और उनकी छोटी बेटी के शरीर में वो 2 औरतों के साथ साथ 3 बुरी शक्ति और है, जो कि उसी गांव की है। ये बताते हुए पंडित जी ने अंकल जी को एक पीतल का लोटा दिया और कहा कि जाओ उनकी अस्थियों को गंगा में विसर्जित कर दो। तब जाकर कहीं वो 2 आत्माएं तुम्हारी बेटी के शरीर को छोड़ देंगी और बाकी बची वो 3 आत्माएं, उन्हें हम 2 हफ्ते के बाद नवरात्रि के सप्तमी के दिन जब पूजा की जाएगी तब जाकर ही कुछ हो सकता है। दोस्तों, अंकल जी ने फिर वैसा ही किया जैसा पंडित ने उन्हें बताया था। वो सब करने के बाद घर में थोड़ी शांति बनी थी, वरना पहले तो घर में रहने वाले लोगों को ऐसा लगता था जैसे हर समय उनके आगे पीछे कोई है। इसी दौरान पूर्णिमा की रात भी आ गई। चिंकी दी के पिताजी बाहर जा रहे थे और दी उन्हें इशारे से रोक रही थी क्योंकि बाहर खतरा था, पर उसके पिताजी ने उनकी बात नहीं मानी और वो बाहर चले गए। बाहर जाते ही उनका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से उनके कंधे की हड्डी टूट गई। इसके बाद पंडित जी ने पूजा पाठ किया और वो पूजा पूरी रात भर चली, तब जाकर कहीं वो ठीक हो पाई। इसके साथ उस घर में रहने वाले सभी लोगों को सख्त हिदायत दी गई कि अमावस्या और पूर्णिमा की रात को घर से बाहर ना निकले और खासकर चिंकी को तो रात को बिल्कुल बाहर ना छोड़े, वरना कोई भी इसके शरीर को। इसके कुछ साल बाद चिंकी दी की शादी हो गई। वो काफ़ी खुश थी, लेकिन दोस्तों, किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। एक दिन बड़ी दुखद खबर सुनने को मिली। पता चला कि चिंकी दी की मौत हो गई है और ठीक उनके परिवार वाले अभी भी उसी घर में रहते हैं। उनके दोनों बेटे घर से बाहर रहते हैं। साथ ही दी की बाकी बहनों की भी शादी हो चुकी है। मगर सबसे अफसोसजनक बात तो यह है कि उनके पिताजी ज़रा पागल से हो गए हैं। बस इतनी ही थी ये कहानी। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थी सचिन की कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको इनकी कहानी इंटरेस्टिंग ज़रूर लगी होगी। बाकी आपका कमेंट्स क्या है ज़रूर बताइएगा। साथ ही दोस्तों, मैं ले चलता हूँ आपको हमारी आज की आखिरी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम गौरव है और मैं स्वर्ग से सुंदर देवों की देवभूमि उत्तराखंड से हूँ। वैसे दोस्तों, मैं दिल्ली में रहता हूँ और आज जो कहानी मैं आप सभी को सुनाने जा रहा हूँ वो मेरे साथ घटी एक सच्ची घटना है। दोस्तों, ये बात दरअसल तब की है जब मैं अपने गांव गया हुआ था। उन दिनों मेरे गांव में पूजा थी। वहां जाकर मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। हमारा पूरा परिवार पूजा के लिए इकट्ठा हुआ था। उस वक्त मुझे सबके साथ काफ़ी अच्छा लग रहा था। कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक रहा, मगर एक दिन की बात है, हमारे घर में रात के समय खाना बन रहा था और बाकी हम सब बाहर मौज मस्ती कर रहे थे। ठीक जैसे ही खाना बना तो हम सबको खाना खाने के लिए आवाज़ दी गई। जब हम खाना खाने गए तो पता चला कि पीने का पानी नहीं है। और हाँ दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं कि हमारे गांव में पीने के नल नहीं थे और हमें पानी पीने के लिए लगभग 600 मीटर की दूरी तय करनी पड़ती थी। तो ठीक उस दिन मेरा बड़ा भाई, चाचा और चाची, साथ ही मेरी 2 बहनें, हम सब मिलकर पानी लेने के लिए गए। जब हम कुएं के पास पहुँचे तो वहाँ पर काफ़ी अंधेरा था और पानी भी बहुत कम आ रहा था। इसी वजह से हमें बहुत समय लग गया। पर दोस्तों, कुछ समय बाद मुझे कुछ ऐसा दिखाई दिया जो कि मुझे दिखाई नहीं देना चाहिए था। मैंने देखा कि दूर पहाड़ पर कोई आदमी मेरा नाम लेकर मुझे बुला रहा है, लेकिन मैंने उसे देखकर भी अनदेखा कर दिया। फिर मैंने अपनी बहन से कहा कि वो आदमी मुझे क्यों बुला रहा है। तो मेरी बहन ने कहा, कौन सा आदमी, कहाँ पर है। मुझे लगा कि ये मेरे साथ मजाक कर रही है। फिर मैंने अपने भाई को कहा कि वो आदमी मुझे क्यों बुला रहा है। तो दोस्तों, उसका भी यही जवाब था जो कि मेरी बहन ने कहा, कौन सा आदमी।
इसके बाद मैंने सोचा कि छोड़ो, कोई नहीं होगा, शायद मेरा ही वहम है। लेकिन दोस्तों, जब वो बार बार मेरा नाम लेकर पुकारने लगा तब मुझे लगा कि अरे इस आदमी का तो अब बहुत ज़्यादा ही हो रहा है। इसके बाद वो मुझे देखकर कभी हंसता तो कभी रोने लगता। तब मैंने ये बात अपने चाचा जी को बताई। चाचा जी तुरंत समझ गए कि यहाँ पर कुछ तो है। फिर चाचा जी ने कहा कि पानी छोड़ो, यहाँ से घर चलते हैं। इसके बाद हम सब घर की तरफ आने लगे कि तभी रास्ते में मुझ पर किसी ने पत्थर मार दिया। जब मैंने ये बात चाचा जी से कही तो उन्होंने कहा कि तू बस आगे चलता रह, पीछे मुड़कर मत देखना, चाहे कुछ भी हो जाए। दोस्तों, इसके बाद हद ही हो गई। अब तो वो मुझे मेरी ही माँ की आवाज़ में पुकारने लगा। उसने कहा कि गौरव बेटा, पानी नहीं ले जाना। दोस्तों, पर मुझे ये बात पता थी कि मेरी माँ घर पर ही है, इसीलिए हम सीधा घर आ गए। घर आते ही मैंने ये सारी बातें अपनी दादी को बताई। दादी ने कुछ मंत्र पढ़कर मेरे सर पर हाथ रखा और कहा कि उस जगह पर तुम 3 दिन तक बिल्कुल मत जाना। और दोस्तों हाँ, एक बात और, मेरी दादी पर भगवान जी आते हैं, इसीलिए वो मेरी बात समझ गई थी। उन्होंने मुझसे कहा कि तू परेशान मत हो, तुझे कुछ नहीं होगा, मैं तेरे साथ हूँ। बस इतनी ही थी मेरी ये छोटी सी कहानी। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थी गौरव की एक छोटी सी कहानी। हालांकि दोस्तों, इनकी कहानी सीधा सीधा छलावे की ओर इशारा करती है। बाकी आपका क्या कहना है नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही दोस्तों, आपको हमारी आज की ये कहानियाँ कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। बाकी मैं जल्द ही मिलूँगा आपसे इसी तरह की रोमांच भरी रहस्यमयी कहानियों के साथ। तब तक बस आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। चलता हूँ, बाय बाय।